Welcome once again. Chapter फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर का ये पार्ट, शीत युद्ध का दौर चैप्टर का नाम। और इसमें भारत और शीत युद्ध जब 1945 एंड ऑनवर्ड्स से लेकर 1990-91 तक जो शीत युद्ध का काल था, जिसको कि कोल्ड वार इरा के नाम से भी बोला गया, इस दौरान भारत के किस तरह का रवैया रहा, भारत का रिएक्शन क्या था, क्या कंट्रीब्यूशन था इस शीत युद्ध को कम करने में, और भारत ने कैसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज को तैयार किया था। मैं याद करा रहा हूँ आपको, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक एक्टिव सदस्य के रूप में हम दो स्तर पर भारत की बात करेंगे। एक तरफ तो भारत ने अपने आप जो दो विश्व की महान सुपर पावर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, महान शक्तियों से अपने आप को दूर रखा, दोनों गुटों से दूर रहा भारत। नीदर द इंडिया हैज ज्वाइंड द वेस्टर्न ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक विच वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, nor India has joined the United Soviet Rus-led Eastern Bloc। दोनों में से किसी को ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। इसको आप एक गुटनिरपेक्ष जो सभी देश थे जिसमें हम बात कर सकते हैं, कर चुके हैं आपसे, यूगोस्लाविया की बात कर चुके हैं, मिस्र की बात कर चुके हैं, घाना की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सभी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें भारत भी एक था। तो इनका सभी का पॉलिसी दोनों विश्व के जो दोनों गुट हैं उनसे दूर रहना तो था ही, साथ में भारत ने एक और बड़ी भूमिका निभाई, उसके बारे में ज़रूर हमको आज चर्चा की जानी चाहिए। वो है कि भारत ने जो नव स्वतंत्र राष्ट्र, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की बात करें, उनको अपने फोल्ड में लाने के प्रयास किए। अपनी फोल्ड में लाने का मतलब यही हुआ कि लातिन अमेरिका की में बात कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पर कुछ देश नए आज़ाद हुए, ठीक है ना। या फिर बात कर सकते हो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कुछ देश आज़ाद हुए, ऐसे ही एशिया महाद्वीप के अंदर। तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपने आप तो थे ही, अपने आप तो दोनों गुटों से दूर थे भारत, लेकिन जो बाकी इंडिपेंडेंट जो औपनिवेशिक सत्ता से बाहर आए, ठीक है ना, डीकोलोनाइज्ड हुए, न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री, अब उनको अपने फोल्ड में, अपने पक्ष में लाने के लिए भारत की तरफ से प्रयास किए गए, ठीक है। कुछ बात करते हैं कि भाई कहा जाता है इंडियाज रेस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वाज टू फोल्ड। पहले तो यही बात कर लेते हैं जो हम आपको बता चुके हैं। एट वन लेवल इट टुक पार्टिकुलर केयर स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंस। एक तरफ तो दोनों अलायंस से अपने आप को दूर रखा, दूसरा इट रेज द वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री बिकमिंग पार्ट ऑफ द अलायंस। इन्होंने आवाज़ उठाई कि न्यूली जो डिकोलोनाइज्ड कंट्री है, नए देश हैं, वो दोनों शक्तियाँ जो महापावर है उनके सदस्य ना बने, इसके बारे में उठाई। इंडिया की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, भारत की उस समय पॉलिसी किस तरह की रही थी। आज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नेहरू याद कराते हैं भारत को, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, इसका मतलब ये नहीं है कि दौड़ जाना, पलायन कर जाना, भारत का कहीं विश्व की राजनीति के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे आप छोड़ के बातें कर सकते हो। क्या था? इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग द वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन द कोल्ड वॉर राइवलरीज। इंडिया बात कर रहा था कि हम वी विल एक्टिव आवरसेल्फ, वी मतलब इट इंक्लूडेड ऑल द कंट्रीज ऑफ द नॉन अलाइनमेंट, सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे टू रिड्यूस द टेंशंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स।
ये दो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, सुपर पावर है, इनके बीच में जो कोल्ड वार की जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है इसको कम करने के लिए बात करेंगे। ये भी बात रखना, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चोज टू अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप्स, ठीक है ना, कि जो दूसरे भी सदस्य हैं जो किसी के मेंबर्स नहीं है दो इनमें से, उसके बारे में भी इंडिया बात करते हैं कि आप इन दोनों से दूर रहिए। यानी कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सुपर पावर को, उनको भी दूर रखने के बारे में इंडिया अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालता रहा है, इनकी तरफ से कोशिश किया गया है। नेहरू रिपोज ग्रेट फेथ इन जेन्युइन कॉमनवेल्थ। नेहरू बात करते थे कि कोई एक ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉमनवेल्थ की बात कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ की बात करते हैं उस टाइम ने, जो कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड द कोऑपरेटिंग नेशंस दैट वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड। ठीक है कि हम, नेहरू का कहना था कि हम ये जो कोल्ड वार की सिचुएशन चल रही है इसको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉमनवेल्थ से आह्वान कर रहे हैं, लेकिन हम एटलीस्ट इसको कम करने के लिए तो काम कर सकते हैं, सॉफ्टनिंग, ठीक है ना, सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वार, हम इसको कम करने के लिए काम कर सकते हैं, ये नेहरू का कहना था। नॉन अलाइंड आल्सो सर्टिंग, अब कोई बोलते हैं, कोई बहुत सारे राजनीतिक उस टाइम के जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज बात करती थी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, बहुत सारे देश बोलते थे कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की है, इससे इंडिया को क्या मिलने वाला आखिर, इट इज गोइंग नथिंग इट इज गोइंग टू गेन फ्रॉम दिस पॉलिसी। लेकिन फिर नेहरू जी याद दिलाते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। नॉन अलाइंड आल्सो, नेहरू रिपोज ग्रेट फेथ इन जेन्युइन, वो तो हो ही गया था। नॉन अलाइंड आल्सो सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली इन एटलीस्ट 2 ways। नेहरू बताते हैं कि 2 तरह से हमारा इंटरेस्ट इसमें सद रहा है, हम अपने भी काम करें अपने इंटरेस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ हम वर्ल्ड के अंदर पीस की बात करें, साथ में हमारा खुद अपना ओन इंटरेस्ट भी है। नॉन अलाइंड अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टैंड्स दैट सर्व्स इट्स इंटरेस्ट rather than the interest of the superpower and their allies। कह रहे हैं, नेहरू जी बताते हैं कि नॉन अलाइंड का मतलब ये नहीं है ये जो कि हम इंटरनेशनल डिसीजंस तो लेने में हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता, हमारा एक अपना स्टैंड होगा जो हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लेने वाले हैं, रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कोई डिसीजन, जो भी कोई स्टैंड इंडिया लेने वाला है, वो सुपर पावर के पक्ष में कोई अपना डिसीजन नहीं लेने वाला है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के लेने वाला है। इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन पावर अगेंस्ट द अदर। अब इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री तो था, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशन में इसने बहुत कुछ सीख चुके थे इंडिया के लीडर्स। इंडिया के लीडर्स क्या करते हैं, उन्होंने हमेशा, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। यानी कि इंडिया ने यह देखा कि भाई इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना है हमने। अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और बात कर रहा हूँ मैं सोवियत रूस की, यानी कि कोई भी दोनों महाशक्तियाँ भारत को कोई बुली नहीं बनाएगी, अपनी ताकत या ध्वंस नहीं दिखाने वाली है, किसी के हम अंडर प्रेशर में काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर हमारे ऊपर किसी बात को लेकर दबाव डालता है तो हम उनके दबाव में नहीं आने वाले हैं, और इसी के साथ हम दूसरे पक्ष को ज्वाइन कर जाएंगे, राइट। यानी कि शिफ्टिंग ऑफ स्टैंड, इसकी बाद में बुराई भी होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलते हैं कि भारत का कोई एक स्टैंड नहीं था इस पीरियड में। तो इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड। अगर इंडिया को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इग्नोर करता है तो अनड्यूली प्रेशर डालता है,
तो फिर इंडिया क्या करने वाला? बाई वन सुपर पावर इट कुड टिल्ट टुवर्ड द अदर्स, दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नीदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। अब इनको कोई सॉरी, हम बात कर रहे थे कि जो इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, नंबर ऑफ द ओकेजन्स, नंबर ऑफ द काउंट्स, इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी और द इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, ठीक है ना। उनके तरफ से कहा गया कि जो इंडिया बात करता है गुटनिरपेक्षता की, वो वास्तव में उतना जितना निरपेक्ष अपने आप को तटस्थ दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारत उतना तटस्थ है नहीं। उसके कारण भी गिनवाते हैं। India's non-alignment was said to be unprincipled, कि बोला कि भारत की जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की वो अनप्रिंसिपल्ड है, कि जहाँ पर भारत को स्टैंड लेना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट में तो स्टैंड ले लेता है, लेकिन कभी कभी वो किसी बात के ऊपर बोलता नहीं है, ठीक है ना। किसी एक देश की तरफ से कोई गलत कार्य करा जाता है तो भारत उसके खिलाफ बोलता है। जब भी कोई एक ताकतवर देश अगर कुछ ऐसी करता है जहाँ पर इसके अपने भारत के सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहाँ पर भारत नहीं बोलता है। इस बात के ऊपर भारत की क्रिटिसाइज की गई कि इंडिया, हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहना था। साथ ही इंडिया वॉज इनकन्सिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। इंडिया ने मतलब ये कॉम्पैटिबल नहीं रहा कभी भी, और इन्होंने कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लिए हैं, निर्णय। जैसे बात करो भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत बात तो कर रहा था गुटनिरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत रूस के साथ में इसकी नज़दीकियां महसूस की गई, देखी गई, अनुभव की गई। किस तरह से 1971 की बात करें तो भारत के ऊपर एक संकट कह सकते हो कि पाकिस्तान की तरफ से एक युद्ध थोपने जैसी ही पोजीशन रही, जब आप कह सकते हो जिस पीरियड में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के आया। तो ये बात है अगस्त 1971 की बात है। इस टाइम में भी भारत को एक सिद्धांतहीन कहा गया। हकीकत क्या है कि उस पीरियड में पाकिस्तान के साथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खुले तौर पे आ चुका था, तो भारत को किसी एक शक्ति की ज़रूरत थी जो उसकी मदद करे, और इसी को लेकर उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप की ट्रीटी अगस्त 1971 में सोवियत रूस के साथ में एक समझौता किया। तो सोवियत रूस की तरफ उनका जाना समझौते के लिए, ठीक है ना, तो इससे जो विदेशी पर्यवेक्षक थे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर थे, उन्होंने भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना ही माना कि भाई भारत मना चाहे करे, लेकिन ये सोवियत रूस के साथ में है, ये पूर्वी ब्लॉक का सदस्य है। भारत सरकार का अपना दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय उसने राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए नहीं रोक सकती। ठीक है, हम सोवियत रूस के साथ हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी की है, लेकिन इसका मतलब हम अमेरिका से दूर नहीं है, अमेरिका से भी हम अपने इक्वली अच्छे संबंध बना के रखेंगे। लेकिन इस बात का क्रिटिसाइज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो थे उन्होंने किए। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों का शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ का विघटन के साथ हो जाता है। जैसे ही सोवियत संघ विघटन हो जाता है तो गुटनिरपेक्षता की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि दो ताकतवर देश थे जो गुट बने हुए थे, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, और 1990 और 91 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो गुटनिरपेक्षता जिस मेन पर्पज की बात करते हैं वो तो उनके विघटन के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ आधारभूत मूल्य या विचार शामिल है। इस बात की पहचान पर टिके कि उपनिवेश की स्थिति में आज़ाद हुए देशों के बीच ये एक ऐतिहासिक जुड़ाव के रूप में देखा है। जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट, न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री है, उनका एक एकता और एक ताकत के रूप में गुटनिरपेक्ष को देखा जा सकता है। गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को
किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बने रहने की जरूरत नहीं है। ये गुटनिरपेक्ष बताता है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था एक खड़ी थी गुटनिरपेक्षता। मौजूदा जो असमानताएं भरी हुई थी विश्व के अंदर, इसके एक विकल्प के रूप में देखा गया। अपने आचार